हाय एवरीवन, वेलकम टू किपन एजुकेशन चैनल। सो हमने अपनी जो फिज़िक्स की सीरीज़ कंटिन्यू करी हुई है, ठीक है। फिज़िक्स का मैंने बहुत सारा जो सिलेबस है वो काफ़ी सारा अपलोड करा हुआ है। चैनल की प्लेलिस्ट में विज़िट करके देख सकते हो आप, ठीक है। जो भी आपका मोस्टली अगर मैं बात करूँ 20 to 25 मार्क्स का वो कवर हो चुका है आपका, ठीक है। अभी अब हम जो है आपके 11th-12th के जो क्वेश्चन आते हैं वो चैप्टर्स को हम टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें से मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और अल्टरनेटिंग करंट, ये 5 टॉपिक जो है कवर कर दिए हैं आपके, ठीक है। अगर 11th-12th की बात करूँ तो इन्हीं 5 टॉपिक में से ये 5 टॉपिक ऐसे हैं जहाँ से क्वेश्चन जो अब आने स्टार्ट हुए हैं, तो हमने ये टॉपिक भी अपने कवर कर लिए हैं, ठीक है। तो इन पाँचों जो भी ये टॉपिक है आपके 2024 मतलब जो अभी पेपर हुआ जून का, 2012 से लेके 2024 तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं इन टॉपिक से, टोटल क्वेश्चन आए हैं आपके 18, ठीक है। इन टॉपिक्स में से मतलब कि 2012 से लेके 24 तक कितना हो गया, 12 साल हो गए। 12 साल के आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इन्हीं जो चैप्टर्स हमने डिस्कस करे हैं। इसलिए मैं आपको बोलती हूँ कि ये जो चैप्टर्स हैं इनमें से इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, ठीक है। जो मैं पहले ऑलरेडी करवा चुकी हूँ आपको क्वेश्चन, उन मतलब टॉपिक करवा चुकी हूँ, उन टॉपिक्स में से काफ़ी सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। कैसे कैसे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं वो आप देख सकते हो। साथ ही में HP-TET केमिस्ट्री HP-TET फिज़िक्स करके एक प्लेलिस्ट बनी है और एक HP-TET फिज़िक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है। क्वेश्चंस की अलग से बनाई है और प्रिपरेशन के लिए जो आपको थ्योरी लेक्चर्स चाहिए उसकी अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो आप दोनों में जाके चेक कर सकते हो, क्वेश्चन भी देख सकते हो और थ्योरी लेक्चर्स भी देख सकते हो, ठीक है। अभी हम स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। फर्स्ट क्वेश्चन देखो कैसा लिखा हुआ है, 100 क्या लिखा हुआ है, ये हमारे पास दे रखा है इसने मिली हेनरी। तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये जो हेनरी है किसकी यूनिट होती है, ये इंडक्टेंस की यूनिट होती है। तो सबसे पहले जब भी आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन फ्रेम होता है ना, मतलब मैं तो ऐसे ही करती हूँ, जो भी आपको गिवन है ना वो लिखो, ठीक है। तो क्या दे रखा है, हेनरी, मतलब कि उसने इंडक्टेंस दे रखी है कितनी, 100 मिली हेनरी। और हमें करंट दे रखा है, कितना दे रखा है करंट, 1 एम्पियर। तो जब मैंने थ्योरी लेक्चर लिया था वहाँ पे मैंने आपको इंडक्टर्स में मतलब कि ये जो एनर्जी जो स्टोर होती है मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में, उसका फॉर्मूला नहीं करवाया था। तो वो फॉर्मूला आप यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। कई टॉपिक कई बार हो जाता है कि छूट जाते हैं, तो यहाँ पे आप इसको नोट डाउन कीजिएगा। एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, अगर स्टोर्ड इन इंडक्टर का फॉर्मूला आता है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वो तो ऑब्वियस ही है कि मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में ही होगा। तो वो हमारे पास होता है 12LI², ठीक है। ये फॉर्मूला आता है, L फॉर इंडक्टेंस और I फॉर करंट। अब हमारे पास L भी है I भी है, पर एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं तो हमें जो यूनिट्स है वो अपनी ऐसे यूनिट रखनी है। ये मिली है तो 1 मिली मतलब किसके इक्वल होती है, 10⁻³ हेनरी के इक्वल होगी। तो ये हमारे पास क्या आएगा, हमारा बोलेंगे कि इंडक्टेंस की वैल्यू। तो यहाँ पे लिख दिया हमने 1/2, 100 इंटू में 10⁻⁻3, आई की वैल्यू तो 1 है, उसका स्क्वायर कर दो तो 2 1 ज़ा 2, ये आ गया 50, हमारे पास 50, 10⁻³ का मतलब होता है 1000, नीचे डिवाइड में तो 1 नहीं आएगा, तो 0.054 जाउल इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, ठीक है। इस क्वेश्चन, ये जो मैंने फॉर्मूला बताया आपको, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं थ्योरी लेक्चर में बताना आपको भूल गई थी, ठीक है। जहाँ पे भी अगर आपने नोट्स बनाए हैं तो उन नोट्स के साथ इस फॉर्मूले को भी ऐड कर लीजिएगा कि जो एनर्जी स्टोर होती है इंडक्टर में उसका फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी इज इक्वल टू 12LI², ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट में लिखा हुआ है पावर फैक्टर मैक्सिमम इन LCR सर्किट, ठीक है। मतलब कि जो हमारे पास पावर फैक्टर है, तो अगर आपने थ्योरी लेक्चर लगाया है तो आपको पता होगा कि जो हमारे पास पावर फैक्टर होता है cos फाई करके हम उसको डोनेट करते हैं, किसके इक्वल हुआ था, याद है आपको कुछ ये? अगर हम देखें R/Z के इक्वल था। R हमारे पास क्या है, रेजिस्टेंस, और Z क्या थी, इम्पिडेंस, मतलब टोटल रेजिस्टेंस जो है ऑफर्ड बाय द LCR सर्किट, ठीक है। वहाँ पे हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, तो आप देख सकते हो। तो जब अब अगर हम इसका फॉर्मूला पुट करें तो फॉर्मूला बनता है हमारे पास, क्योंकि LCR सर्किट है उसी से हमने इसको याद करा हुआ है, XL
माइनस में एक्स सी अपॉन में आर स्क्वायर प्लस में आर, ऐसे ऐसे करके है, ठीक है। तो कंडीशन देखो एक्स एल इज इक्वल टू 0, अगर एक्स एल 0 हो जाता है तो हमारे पास ये टर्म बचती है। मैक्सिमम जो हमारे पास इसकी वैल्यू होती है ना वो 1 होती है, तो 1 ये कैसे आ सकती है पावर फैक्टर की वैल्यू, अगर आर यहाँ पे और यहाँ पे भी आर बचे, तो आर ये तभी बच सकता है अगर ये दोनों टर्म्स क्या हो जाए इक्वल, मतलब एक्स एल इज इक्वल टू क्या हो जाए एक्स सी, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगी, ये टर्म होगी 0, नीचे क्या बचता है आर स्क्वायर रूट, तो इससे ये कैंसिल, क्या बचा आर अपॉन में आर, कट करके क्या आ जाएगा 1। यानी कि अगर हमें मैक्सिमम पावर फैक्टर शो करना है तो कंडीशन है हमारे पास एक्स एल इज इक्वल टू एक्स सी। थ्योरी लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करा है, वहाँ से आप देख सकते हो। यहाँ पे मैं शॉर्ट में मतलब जल्दी जल्दी करवाने वाली हूँ क्योंकि हमने थ्योरी लेक्चर में काफ़ी अच्छे से इसको डिस्कस करा है, तो अगर मैं दोबारा वही चीज़ें करवाऊँगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल एमीटर, तो रेजिस्टेंस बताना है एमीटर। एमीटर का काम क्या होता है करंट को मेजर करने का, मतलब वो आइडियल है, मतलब बहुत अच्छे से करंट को मेजर कर रहा है, तो अगर अच्छे से करंट को मेजर कर रहा है विच मीन्स रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी 0, ठीक है। और अगर पूछा होता है रेजिस्टेंस ऑफ ए आइडियल वोल्ट मीटर तो वो होता है हमारे पास इन्फिनिटी। बहुत बार ये क्वेश्चन फ्रेम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमें क्या फाइंड करनी है, फाइंड द पोटेंशियल, ठीक है। ओके, तो पोटेंशियल को आपको जब भी आपके पास पोटेंशियल का क्वेश्चन आता है ना, उसको देखते ही आपके दिमाग में 2 फॉर्मूले आने चाहिए। W अपॉन में Q होता है एक तो फॉर्मूला, और एक होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R स्क्वायर, तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो ये दोनों, अगर आपको चार्ज मतलब डिस्टेंस के बारे में, चार्ज तो दोनों में है, डिस्टेंस के बारे में दे रखा होगा तो ये फॉर्मूला लगेगा, अगर वर्क डन के बारे में दे रखा होगा तो ये फॉर्मूला लगेगा। देखते हैं पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू चार्ज, तो हमें क्यू की वैल्यू दे रखी है उसने, कितनी क्यू दे रखा है हमें 5 इंटू में 10⁻⁻7 कूलम, ठीक है। लोकेटेड 10 सेंटीमीटर अपार्ट, यानी कि उसने आर दे रखा है हमें कितना 10 सेंटीमीटर, तो विच मीन्स ये जो फॉर्मूला है ये हमारे पास यहाँ पे लगेगा, ठीक है। तो अगर ये फॉर्मूला लगता है तो कैसे सॉल्व होगा, ये देखो पहले तो ये सेंटीमीटर में दे रखा है, इसको कन्वर्ट करो मीटर में, 10⁻⁻2 यानी कि सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास 0.1 मीटर आ जाएगा। ये 1 मीटर, हाँ 10 है ना ये, तो 0.1 मीटर आ जाएगा। वैल्यू पुट कर दो तो पोटेंशियल क्या आ जाएगी हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई में ये हमारे पास 5 इंटू में 10⁻⁻7, और आर कितना आया हमारे पास 0.1 इसका स्क्वायर। अगर आपको याद हो जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर करा था तो मैंने आपको इसकी वैल्यू बताई थी कि इसकी वैल्यू कितनी होती है हमारे पास 9 इंटू में 10⁻7 इसकी वैल्यू होती है, तो इसकी वैल्यू ये होगी, यहाँ पे आ गया 5 इंटू में 10⁻7, और इसका अगर हम 2 टाइम्स करेंगे तो वो आ जाएगा 0.01, तो ये 10⁻7 पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये तो 0 0 करके 1, 9 5 से क्या आ जाएगा 45, और नीचे हमारे पास 0.01, इसको सॉल्व करेंगे तो 100 ऊपर चला जाएगा, हमारे पास कितना आ गया 4500 वोल्ट, ये इसका आंसर हो जाएगा। या ये ऐसे फॉर्म में होगा 45 या 4.5 इंटू में 10⁻³ वोल्ट के इक्वल होगी हमारी पोटेंशियल, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऐसे फ्रेम होना था। तो देख रहे हो आप पोटेंशियल का दोनों फॉर्मूले आपके दिमाग में होने चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को फ्रेम कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द पीक वैल्यू ऑफ अ 220 वोल्ट ऑफ एसी, ठीक है। 220 हमें क्या दे रखी है ईएमएफ दे रखी है, मतलब वोल्टेज, क्योंकि एसी में हम ईएमएफ की बात करते हैं, तो इसकी हमें पीक वैल्यू निकालनी है। अगर आपको याद होगा पीक वैल्यू हम एवरेज निकालते थे, ई एवरेज, वो किसके इक्वल होता था, आई एवरेज निकालते थे 0.7 या हमारे पास ई नोट, या हम बोल सकते हैं ई नोट अपॉन में √2 करके, मतलब आई की होती थी वही हमारे पास इसकी होगी। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे 0.77 इंटू में 220 वोल्ट, तो आंसर आता है 311 वोल्ट। तो इसका आंसर क्या होगा हमारे पास ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। इसी की वजह से जो हमारे पास एसी है वो डेंजरस भी होती है, क्योंकि हमारी जो वोल्टेज सप्लाई है वो तो 220 है, 220 वोल्टेज है, और अगर हम फ्रिक्वेंसी की बात करें तो वो कितनी है 50 हर्ट्ज। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी था, अभी जो जून में पेपर हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, एडी करंट डू नॉट कोज, की जो एडी करंट है वो क्या कोज नहीं करता, उसमें डैम्पिंग भी होती है, हीटिंग भी होती है, लॉस ऑफ डैम्पिंग भी होती है, हीटिंग भी होती है, लॉस ऑफ एनर्जी भी होती है, बट उसमें स्पार्कलिंग नहीं होती है, तो इसका राइट आंसर ये होगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट वोल्टेज, देखो वर्क डन की फॉर्म में दे रखा है, तो अभी हमने लिखा था
वोल्टेज किसके इक्वल होता है, W अपॉन में चार्ज। ठीक है, तो चार्ज की फॉर्म में तो कोई भी नहीं दे रखा है, करंट और टाइम की फॉर्म में दे रखा है, तो हमें पता है करंट किसके इक्वल होता है, Q अपॉन में टाइम। तो अगर यहाँ से चार्ज निकालें तो वो क्या आ जाएगा, I इंटू में T। तो वर्क डन को हम लिख सकते हैं I इंटू में T करके भी लिख सकते हैं। तो देखो कौन सा ऑप्शन है ये रहा आपके पास, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नाउ इंडक्शन फर्नेस वर्क्स ऑन, तो इंडक्शन फर्नेस जिसमें इंडक्शन हो, इंड्यूस हो, किसके काम करती है, एडी करंट का ही एग्जांपल है कि एडी करंट के ऊपर, मतलब ऑप्शंस में होगा। नाउ एवरेज पावर डिसिपिएटेड इन इंडक्टर, देखो इस चीज़ को आपने ध्यान से सुनना है। अब ये मैंने आपको पावर का फॉर्मूला जो है वो लिखवाया था कि अगर हम LCR सर्किट की बात करें ना, तो जो हमारे पास एवरेज पावर होती है ना, वो होती है हमारे पास ERMS, IRMS, और यहाँ पे होता है कोस फाई, जो अभी हमने करा पावर फैक्टर। ठीक है, तो हमारे पास 3 तरह के सर्किट होते हैं, कौन कौन से, रजिस्टर, ठीक है, रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर। मतलब अगर तीनों को कंबाइन कर रहे हैं तो पावर ये आ रही। अगर अलग अलग की बात करें ना, तो जो कैपेसिटर है उसकी भी पावर 0 एवरेज पावर, और इंडक्टर की भी एवरेज पावर क्या होगी, 0। मैंने आपको बताया था, वैसे थ्योरी लेक्चर में ऐसे अलग करके नहीं बताया था। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर रजिस्टर की बात करें तो रजिस्टर में वैल्यू होती है ERMS, IRMS इसकी वैल्यू हो जाती है। ठीक है, इंडक्टर में पूछा हुआ था उसने, तो इंडक्टर में इसका आंसर क्या आ जाना था, सिंपल 0। ठीक है, लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1 टेस्ला, जो 1 टेस्ला है किसकी यूनिट है, मैग्नेटिक फील्ड की। तो गोस में बताना, ये सभी के साथ गोस ही लगा हुआ है, गोस उसकी CGS यूनिट है। तो मैंने बताया था आपको कि 1 टेस्ला किसके इक्वल होता है, 10⁻⁴ गोस के। तो ऑप्शन ए यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैपेसिटर के ऊपर आया हुआ है। तो जैसे आपको कैपेसिटर का क्वेश्चन दिखा ना कि अलग अलग कैपेसिटेंस दे रखी है, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि कैपेसिटर में अगर हम सीरीज़ में बात करें कि जब भी कोई कैपेसिटर सीरीज़ में होते हैं तब वो कैसे ऐड होते हैं, ऐसे, रजिस्टर से बिल्कुल उल्टा, 1/C2, 1/C3, ऐसे डैश डैश करके। सो हम अपना क्वेश्चन कर रहे थे कि जब भी हमारे पास ऐसे कैपेसिटर का क्वेश्चन आया आपको कि फाइंड करनी है आपको कैपेसिटेंस, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि जब भी कैपेसिटर जो है सीरीज़ में होते हैं तो रेसिप्रोकल में हमारी कैपेसिटेंस जो है ऐड होती है। और अगर पैरेलल में हो तो पैरेलल में कैसे होता है, सिंपल C1 प्लस में C2 प्लस में C3 अप टू डैश डैश करके CN। तो इसने क्या बोला हुआ, 3 कैपेसिटर 2, 3 एंड 6 कनेक्टेड इन अ सीरीज़। ठीक है, सीरीज़ में कनेक्टेड है। अब आपको एक चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है एक सीरीज़, हमारे घर में पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो घर में पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो वोल्टेज क्या होती है, सेम। यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम, तो चार्ज क्या होगा, डिफरेंट। कैपेसिटेंस होती है किसके इक्वल है, Q अपॉन में V के इक्वल ही होती है, तो दो ही चीज़ें। तो यानी कि सीरीज़ में हमारे पास क्या होगा, सेम, चार्ज क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, थ्योरी लेक्चर में हमने ये चीज़ें डिस्कस करी हुई हैं। सो ये चीज़ देख ली आपने, सीरीज़ में चार्ज जो है हमारा क्या होगा, मतलब हर एक कैपेसिटर पे सेम होगा। तो अब सीरीज़ में ही दे रखा है उसने, कितना कितना दे रखा है, तो हमें पता है सीरीज़ में ऐसे ऐड होगा। टोटल अगर हमें निकालनी है तो 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6, तो एलसीएम आ गया इसका 6। सॉल्व करेंगे 3 प्लस में 2 प्लस में 1, 6/6 कैंसिल करके क्या आ गया, 1। ऐसे होता है ना। ठीक है, तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो CS है वो 1 नहीं आएगी, यानी कि टोटल जो कैपेसिटेंस है वो 1 नहीं है। अब हमें पता है कैपेसिटेंस किसके इक्वल होती है, Q अपॉन में V। तो अगर हम यहाँ से Q निकालें तो Q क्या आ जाएगा, कैपेसिटेंस आई 1, V कितना दे रखा उसने 10, तो Q हमारे पास आया 10 कूलम। ठीक है, Q तो हमने फाइंड कर लिया। अब उसने पूछा है द चार्ज ऑन 3 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर, तो जो हमारे पास माइक्रोफेरेड कैपेसिटर है उसके ऊपर क्या पूछा हुआ है उसने, चार्ज। ठीक है, चार्ज पूछा। तो हमने अभी तो यही चीज़ देखी कि चार्ज जो है वो पूरे ही सर्किट में क्या रहता है, सेम रहता है जब कौन सी कॉम्बिनेशन होती है, सीरीज। तो चाहे वो 2 पे पूछे, 3 पे पूछे, 6 पे पूछे, किसी पे भी पूछे, चार्ज सेम ही रहना है। वो क्या आया हमारे पास, 10 कूलम। तो यहाँ पे चार्ज का राइट आंसर क्या होना था, 10 कूलम। ऑप्शन बी जो है वो हमारे पास राइट आंसर होना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कैपेसिटर एक्ट एज अ इन्फिनिटी रेजिस्टर, कि जो कैपेसिटर है ना वो हमारे पास रेजिस्टर एक्ट करता है इन्फिनिटी। तो हमें इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए हमें पता होना चाहिए जो कैपेसिटिव हमारे पास रिएक्टेंस होती है यानी कि एक्स सी, वो किसके इक्वल होती है 1 में डब्ल्यू सी के इक्वल होती है। थ्योरी लेक्चर में करा था। और ये डब्ल्यू हमारे पास किसके इक्वल होता है 2 पाई न्यू के इक्वल, यानी ये न्यू क्या है हमारी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, हमें ये आंसर चाहिए इन्फिनिटी। ये आंसर इन्फिनिटी तब बन सकता है अगर ये चीज़ ज़ीरो हो, क्योंकि ये चीज़ तो रही ज़ीरो होने से। ठीक है, ज़ीरो फ्रीक्वेंसी ज़ीरो मतलब नो साइकिल, कोई भी साइकिल नहीं होना चाहिए। तो नो साइकिल किस में नहीं होता है, एसी में तो साइकिल होता है, डीसी में साइकिल नहीं होता है। विच मीन्स कि डीसी में जो कैपेसिटर है वो कैसे एक्ट करता है, इन्फिनिटी रजिस्टर की तरह एक्ट करता है। देखो थ्योरी लेक्चर्स में जो हमने चीज़ें पढ़ी है उसमें से कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं वो देख सकते हो आप। ठीक है, अप्रोच करना बता रही हूँ मैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसकी यूनिट के बारे में बताना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो अगर आपको याद हो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल होती है, फोर्स अपॉन में चार्ज के इक्वल। किसके इक्वल होती है, फोर्स अपॉन में चार्ज। तो फोर्स की यूनिट क्या होती है न्यूटन, और चार्ज की यूनिट क्या होती है कूलम। तो यूनिट क्या बन जाएगी न्यूटन पर कूलम इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है पावर। पावर को कौन इसमें से रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। अगर आपको पता हो कि जो पावर है हमारे पास रेट ऑफ डूइंग ऑफ वर्क होती है, पावर रेट ऑफ डूइंग ऑफ वर्क, रेट मतलब कि विद रिस्पेक्ट टू हम टाइम बात करेंगे, वर्क डन अपॉन में टाइम क्या होता है हमारे पास पावर होती है। ओके, अब हमें तो आई वी की फॉर्म में दे रखा है, तो हमें वी के साथ इसका रिलेशन पता है कि वी हमारे पास किसके इक्वल होता है क्यू के इक्वल। तो यहाँ से अगर मैं W निकाल लूँ तो वो क्या आ जाएगा वी क्यू। तो यहाँ मैंने वी क्यू पुट कर दिया, नीचे आ गया T। तो Q अपॉन T किसके इक्वल होता है वी आई, यानी कि पावर वी आई के इक्वल तो होता ही होता है। तो वी आई ये ऑप्शन तो गया। अब R के साथ V की जगह आप आई आर पुट कर दो, क्योंकि ओम्स लॉ से आता है आई आर। तो क्या बन गया है आई स्क्वायर आर। तो आई स्क्वायर आर, तो यानी कि ये भी नहीं हो सकता है। तो ये नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे आई और आर का रिलेशन है, ये नहीं हो सकता। नेक्स्ट वाला भी देख लो कि वोल्टेज है, आई को चेंज करा है तो V इज इक्वल टू आई आर होता है। अगर हम यहाँ से आई फाइंड करें तो आई क्या आ जाएगा, नहीं सॉरी, V हमारे पास आई आर के इक्वल होता है। आई फाइंड करें तो वो आ जाएगा V अपॉन में आर। तो आई की जगह अगर हम V अपॉन में आर पुट करते हैं तो वो क्या बन जाएगा V स्क्वायर अपॉन में आर। तो V स्क्वायर अपॉन में आर, यानी कि ये जो है आई आर स्क्वायर, ये इसका राइट आंसर होगा, ये नहीं होगा, मतलब पावर इसके साथ नहीं बनेगी। ठीक है, ऐसे आप रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपके पास यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या था हमारे पास, ये क्या होता है हमारे पास, अगर हम देखें मैग्नेटिक फ्लक्स है ना, मैग्नेटिक फील्ड इनटू में एरिया ये होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है हमारे पास टेस्ला, एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। तो टेस्ला मीटर स्क्वायर, तो मतलब ये जो क्वेश्चन था ना उसमें ऑप्शन में नहीं था, इसका ऑप्शन में था वेबर। तो वेबर भी है ना इसकी यूनिट, तो ऐसा यूनिट है इसकी वेबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि आपके पास 7 कैपेसिटर हैं। कितने कैपेसिटर हैं 7 कैपेसिटर दे रखे हैं। ये आपका 22 का दिसंबर का पेपर का क्वेश्चन है। 7 कैपेसिटर दे रखे हैं जिसमें हर एक कैपेसिटर की वैल्यू कितनी है 2 माइक्रोफैरड। हमें इस तरीके से कॉम्बिनेशन बनाना है कि हमारे पास रिजल्टेंट जो है ना वो 10 अपॉन में 11 आ जाए। ठीक है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, कौन सा राइट ऑप्शन है, तो सबको करके देखते हैं। देखो ये फर्स्ट है हमारे पास ऑप्शन नंबर 1। इसमें क्या है, ये चारों किस कॉम्बिनेशन में है पैरेलल में। तो हमें पता है कि जब भी पैरेलल में होता है कोई भी कैपेसिटर वो सिंपली ऐड हो जाते हैं। तो 2 4 6 8, ये तो 8 हो गया। तो देखो हमारे पास अरेंजमेंट कैसे बनी, ऐसे ये जो 3 तो पहले ही थे, वो जो बीच वाला था सिंपल उनको ऐड करके ये 2 आ गया, ये 8 आ गया, ये 2 आ गया, ये 2 आ गया। अब ये सीरीज़ में हो गए, सीरीज़ में हम कैसे ऐड करेंगे, ऐसे 2 8 1 अपॉन में 2 1 अपॉन में 2, तो एलसीएम आ गया इसका 8। सॉल्व करेंगे 4 1 4 4, तो सॉल्व करेंगे 4 4 16 16 4 4 8 8 12 13 अपॉन में 8, क्योंकि रेसिप्रोकल करना पड़ेगा 8 अपॉन में 13, तो ये तो नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन देखो, इन तीनों को प्लस करना पड़ेगा 2 4 6, तो 6 आ गया, यानी कि बाकी सारे 2 2 एज इट इज़ होंगे। 1 अपॉन में 6 1 अपॉन में 2 4 टाइम 2 आ गया हमारे पास, 1 अपॉन में 2 1 अपॉन में 2 1 अपॉन में 2। एलसीएम कितना आ जाएगा इसका 6, तो यहाँ पे 1 यहाँ पे 3 3 3 3, तो 3 3 9 9 और 3 12 12 अपॉन एक आ गया हमारे पास 13 अपॉन में 6। इसका रेसिप्रोकल करेंगे, ये भी नहीं बनेगा।
नेक्स्ट देखो 2, 4, 6, 8, 10, तो यानी कि 1/10 आ गया, 1/2 आ गया, उसके बाद 1/2 आ गया, एलसीएम आएगा 10, तो हमारे पास 1 प्लस में 5 प्लस में 5 करके ये आ जाएगा 5 और 5 11/10, और इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो आ जाएगा 10/11। तो यही तो फाइंड करना था। इसका मतलब हमें अपने रजिस्टर इस कॉम्बिनेशन में लगाने पड़ेंगे, ऐसा क्वेश्चन आएगा। देखो जो पहले पेपर होते थे उसमें रजिस्टर का क्वेश्चन आता था, सीरीज पैरेलल का। अब जो क्वेश्चन है वो कैपेसिटर के भी आने स्टार्ट हो गए हैं, तो इसीलिए कैपेसिटर चैप्टर जो मैंने करवाया उसको भी आप देख लेना, सीरीज पैरेलल वाला, ठीक है। लास्ट बचता उसको खुद से आप करके देख सकते हो कि उसका क्या आंसर आएगा। उसके बाद लिखा हुआ है डायपोल इनक्लोज इन अ गॉसियन सरफेस, कि कोई सी डायपोल को गॉसियन सरफेस में रखा गया तो उस पर जो फ्लक्स की वैल्यू होगी क्या होगी। तो ये सिंपल सा 2q/ε मैंने आपको याद करने के लिए बोला था। लास्ट क्वेश्चन है आपका कि किरचॉफ्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो किरचॉफ्स के दो लॉ है, करंट का और वोल्टेज का, इज बेस्ड अपॉन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ व्हाट, मास, चार्ज, एनर्जी, नन ऑफ दिस। तो ये लॉ मैंने बताया था जब करा था, तो ये किस पे करता है, एनर्जी पे, ठीक है। तो ये थे, आप देख सकते हो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, देख सकते हो कैसे कैसे आए हैं। यहाँ से आपको आइडिया लगेगा कि जब भी आपको टॉपिक को रिवाइज करना है तो कौन सी चीज़ों को अच्छे से पढ़ना है, कहाँ कहाँ से आपको क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।